हैं। मैंने आज तक अपने 7 साल के ज्योतिषीय करियर में कभी भी 7 से 8 साल के ज्योतिषीय करियर में, उससे पहले इंटरनेट की बात मैं कर रहा हूं, कभी भी वर्गोत्तम लग्न की कुंडली को असफल होते नहीं देखा है। अगर आपकी कुंडली में यहां ऐसी ही कुछ स्थिति बनी कि जो अंक यहां लिखा वही अंक यहां लिख दे तो ये सर्वोत्कृष्ट कुंडली बन जाती है। और ऐसे जातक निश्चित रूप से कभी भी असुखी नहीं होते, असंपन्न नहीं होते, कभी भी दारिद्र उन्हें नहीं घेरता है और वो सदैव गतिमान ही होते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोग देख रहे हैं ये धनु लग्न की कुंडली है और धनु ही नवांश बना है। और ध्यान से देखें तो यहाँ केंद्र में 3, 6, 9, 12, यहाँ केंद्र में 3, 6, 9, 12 और यहाँ केंद्र में 3, 6, 9, 12। इसका एक सिद्धांत जो सभी ज्योतिषियों ने माना कि अगर लग्न नवांश और दशमांशा के केंद्र में एक ही प्रकृति की राशियां बन रही हो, या तो चर, या तो स्थिर, या तो द्विस्वाभाविक, ये जो राशि बनी है 3, 6, 9 और 12, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये राशियां द्विस्वाभाविक प्रवृत्ति की राशियां होती हैं। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति ना तो चंचल है और ना तो स्थिर है, मतलब वो उसको जैसी आवश्यकता होगी वैसी ही वो अपनी प्रवृत्ति धारण करेगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति बैलेंस करने वाला है, चाहे वो समस्याओं को हो देखने की प्रवृत्ति हो, चाहे संबंधों को हो, चाहे जैसी भी स्थिति होती है, वो बहुत ही ज्यादा समझदार बना लेता है खुद को परिस्थिति के हिसाब से। मतलब ये बहुत ही ऊंची बात हो जाएगी इस कुंडली के लिए। और ये जिनकी कुंडली है कि ये जातक तीव्र गति से, क्योंकि यहाँ पे भी शुक्र देखिए उच्च के बैठे हैं दिग्बली होकर के, यहाँ पे शुक्र का नीच भंग हुआ है। अगर इस जातक का प्रधान प्रश्न ये होगा कि जीवन में भौतिकीय सुख कैसा है, तो आरंभ में तो बहुत अच्छी है। मतलब विवाह के पहले की बात करें या विवाह के बाद की भी स्थिति देखें तो शनि और शुक्र का संबंध यहाँ जो बन रहा है ये बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे, चतुर्थ भाव के अधिपति उससे चतुर्थ में, यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र और गुरु का आपस में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन महान राजयोग बनेगा और जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठेंगे। अभी इस पे भी बात करेंगे, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जन्म कुंडली के पंचांग से, क्योंकि किसी भी स्थिति में पंचांग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से जातक प्रभावित होता है और सबसे ज्यादा किसी भी जातक के जीवन में पंचांग का सर्वोत्कृष्ट महत्व होता है। शुरू करते हैं। वैशाख माह में जन्म होता है जातक का। वैशाख माह में जन्मे जातक थोड़ी थोड़ी शठता, थोड़ी थोड़ी मूर्खता और थोड़ी थोड़ी जड़ता मतलब करते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि वो व्यक्ति कभी कभी अपने गलत निर्णयों के कारण भविष्य को अधर में डालता है। यहाँ पे आगे बढ़ के बात करेंगे। जन्म होता है उत्तरायण, उत्तरायण में, और सूर्य कहाँ है? सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं मेष राशि में। उच्च के सूर्य होंगे तो जन्म उत्तरायण में ही होगा। मिथुन के बाद वो स्थिति में बदल जाते हैं, लेकिन सूर्य जब उच्च के बैठे हों और खास करके यहाँ पे इतनी बुद्धिमानी का योग लगा है, बुद्धिमता का विशाल योग लगा है जिसे बुद्धादित्य योग कहते हैं, ये महान राजयोग बन जाएगा। खास करके जब जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी का संबंध, जो धर्म भाव है, इसका संबंध जब जन्म कुंडली में, या इस भाव के स्वामी का संबंध जब जन्म कुंडली के पंचम भाव से हो जाए और इनका संबंध दशम स्थान के अधिपति और सप्तम स्थान के अधिपति सूर्य और बुध, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ त्रिकोण में बैठ रहे हैं, ये इतनी अच्छी बात है कि जातक को विलक्षण, धर्मात्मा, सुखी और थोड़ी अधीर मानसिकता का बनाती है। अधीर का अर्थ होगा कि उसको जल्दी जल्दी निर्णय लेने का मन करेगा, या वो चाहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, वो जल्दी ही किसी निर्णय तक पहुंचना चाहता है। लेकिन इन सबके बावजूद वो बुद्धिमान भी है। और क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध उसको बुद्धिमान बना रहे हैं। उत्तरायण में सूर्य बलवान होते हैं और जन्म होता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु पे सूर्य का वैसे ही प्रभाव रहता है, और सूर्य जब प्रभाव से युक्त होंगे और जन्म कुंडली में वैसे भी उच्च के हैं, यहाँ पे भी जन्म कुंडली में अपनी राशि को जा रहे हैं, यहाँ पे भी वो लग्न में ही बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए जो सबसे ज्यादा राजयोग कारक जो ग्रह होंगे वो सूर्य होंगे,
और गुरु होंगे। सामान्यतया मंगल भी इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन 12वें भाव के स्वामी होने के कारण उनको थोड़ा दोष भी लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे सूर्य उत्तरायण में हुए तो बलवान हो गए। उत्तरायण में शुभ ग्रहों का बल बढ़ जाता है। सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये 5 ग्रह तो आपके ऐसे ही आपके पक्ष में आ गए। अब जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के, गुरु और शुक्र का पिता से लाभ, पिता के प्रभावों को वृद्धि देने वाला, पिता के यश की वृद्धि करने वाला, पिता से ज्यादा अपनी पहचान बनाने वाला, ऐसी भूमिका इन ग्रहों की हो जाती है। उसके बाद जन्म होता है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में जो जातक जन्मा होता है वो बुद्धिमान होता है और स्थिर बुद्धि का होता है। धनवान होने के साथ साथ मतिमान, संततिवान भी होता है। सोमवार को जन्म हुआ है। अष्टम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। सोमवार के स्वामी चंद्रमा स्वभावगत बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कोई खराबी है नहीं, मंगल से दृष्ट हैं और सूर्य और चंद्रमा का संबंध चौथे 10वें का बन रहा है। ये कभी कभी व्यक्ति को सफोकेट करेगा। और जन्म कुंडली में जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के होते हैं तो ये पापक हो जाते हैं, या इसे कई बार कुछ शास्त्रकार यहां से सूर्य को यहां से चंद्रमा को पापक तो नहीं पर शुभग होना शुरू हो जाता है। इस आधार पर व्यक्ति के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धिमानी का योग लग जाएगा। जन्म होता है आश्लेषा नक्षत्र। इसको थोड़ा समझना होगा। जिस भी जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है वो जहां पे क्रोध करना होता है कई बार वो वहां क्रोध नहीं करते, और जहां नहीं करना होता है कई बार वो वहां क्रोध करते देख लिए जाते हैं। एक बात और भी यहां होती है कि लग्न का मान चूंकि 29 अंश का है और चंद्रमा जो बैठे हैं वो 17 अंश के युवावस्था के बैठे हैं। अवस्था में लग्न जो बना वो प्रबुद्ध नहीं है, वृद्ध अवस्था का लग्न है, क्योंकि 29 और 30। अब जरा ध्यान से देखें तो अगर ये धनु लग्न की कुंडली है और अगर 0, 1, 2, 3 इतने अंशों पे लग्न बना होता तो ये गंडांत लग्न में चली जाती कुंडली। लेकिन ये धनु लग्न की कुंडली है और 29 अंश की बैठी है, इसका अर्थ है कि ये लग्न जरूर ही मृत प्राय है। लग्न की अवस्था मृत्यु को प्राप्त कर रही है। इस वजह से जातक के स्वास्थ्य में, जातक की दिनचर्या में, दाम्पत्य में, स्वभाव में और भी जो उनका बेसिक होता है, इन सभी चीजों में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें अपने परिचित, अपने कुटुंबजनों से अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बना करके रखना होगा। हमारा धन गलत जगह पे खर्च ना हो, हमें ये सोचना होगा। हम बहुत ज्यादा किसी को दान देने के चक्कर में अपनी जेब ढीली ना कर दे, इस बात पे भी ध्यान रखना होगा। तो कहने का मेरा अर्थ सीधा है कि यहाँ पे हमें इन विषयों का निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में मैं बात कर रहा था, पटोल मूल एक वनस्पति है, उसकी जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। और वैसे आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी देवता होते हैं वो वासुकी सर्प होते हैं। वासुकी सर्प जिनकी हम नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं। ऐसे जातक जो आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं उनको निश्चित रूप से नाग पंचमी के दिन जो हो तो नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। विशेषतया इस पूजा का विशेष महत्व गाय के गोबर से नाग की प्रतिमा बना करके, आकृति बना करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं उनको धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत पुष्प आदि से वासुकी सर्प की पूजा करनी चाहिए और सदैव ही विष वाले जानवरों से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि मधुमक्खी, बिच्छू, सर्पदंश, कोई आपको विष दे दे, कोई आपको विषपान करा दे, कोई आपका मित्र बन करके आपको विष दे रहा है और आप उस पर विश्वास किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों को देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं हो, इस वजह से मैंने पटोल मूल की जड़ कहा है, उसको धारण करना चाहिए। उससे प्रवृत्ति कमजोर नहीं होती और व्यक्ति किसी भी प्रकार के विष प्रयोग से बचता रहता है। साथ ही साथ अगर हो सके तो ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करते रहना चाहिए। अपने बैठ जहां पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं या जहां काम करते हैं वहां पे ये मंत्र लिख करके उसे चिपका दें और बार बार उसका स्मरण करते रहें। आगे बढ़ के बात करते हैं गंड योग, बावकरण। ये सामान्यतया ठीक है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण होगा। मतलब प्रवृत्ति, ब्राह्मण वर्ण के जो लोग होते हैं वो सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, मतलब उनमें दैवत्व का गुण देखने को मिलता है। और राक्षस गण के कारण कई बार उसमें प्रवृत्ति मूलक प्रभाव आने लगता है, या कई बार वो मारो काटो, छीनो झपटो, दूर देश में रहना, दूर की प्रकृति धारण कर लेना, बड़ों का अनादर कर देना, माता पिता का कभी कभी असम्मान कर देना, तो इस तरीके की प्रवृत्ति
राक्षस गण के कारण होती है। हालांकि दाम्पत्य यहाँ पे मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही निर्णायक होता है कि जातक किस गण और किस वर्ण का है ना। फिर भी जन्म कुंडली के लग्न में मंगल विराजमान है और केतु के प्रभाव में है, इस वजह से कुंडली को मिला करके ही विवाह में जाना चाहिए, बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। इस कुंडली में ना सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं, सबसे जो 100% जातक के जीवन को भौतिकीय सुख, आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख, कोई बड़ी बीमारी नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के जो फोकस के साथ व्यक्ति काम करेगा, उसका एकमात्र कारण होगा और वो है कि ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। मैंने आज तक अपने 7 साल के ज्योतिषीय करियर में कभी भी 7 से 8 साल के ज्योतिषीय करियर में, उससे पहले इंटरनेट की बात मैं कर रहा हूं, कभी भी वर्गोत्तम लग्न की कुंडली को असफल होते नहीं देखा है। अगर आपकी कुंडली में यहां ऐसी ही कुछ स्थिति बनी कि जो अंक यहां लिखा वही अंक यहां लिख दे, तो ये सर्वोत्कृष्ट कुंडली बन जाती है। और ऐसे जातक निश्चित रूप से कभी भी असुखी नहीं होते, असंपन्न नहीं होते, कभी भी दारिद्र उन्हें नहीं घेरता है और वो सदैव गतिमान ही होते हैं। तो ये मैंने आपसे अभी पंचांग के बारे में चर्चा की है। लग्न पे आते हैं। लग्न में मंगल और केतु बैठे हैं। सबसे पहले इस विषय पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे सूर्य और बुध का बैठना कितना सही है, क्योंकि मैंने पूर्व में इनकी बड़ी प्रशंसा की है। पर धनु लग्न की कुंडली में इन दोनों ग्रहों का एक साथ बैठना कितना अच्छा होता है। तो सूर्य नवम और बुध सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा पे शनि का प्रभाव है। तो चंद्रमा ही क्या कहा शास्त्र में, आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रहा प्रयक्षंतु शुभा शुभानी। चंद्रमा ही सभी ग्रहों के मूल हैं। अगर उन पे मंगल और शनि आदि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो कई बार पीड़ित होने लगते हैं, जिसके कारण बाकी के जितने भी ग्रह होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। मेरे कहने का सिंपल यहाँ अर्थ ये होगा कि हमें सबसे ज्यादा अपने वर्तमान पे फोकस करना होगा, नहीं तो ये चंद्रमा यहाँ पे दूषित हो जाएंगे। आयु अच्छी दे रहे हैं पर कई बार वो आपको डेविएट भी कर रहे हैं, माता का सुख बढ़िया दे रहे हैं पर मातृभूमि से दूर भी लेके जा रहे हैं। उस पे मंगल और शनि की दृष्टि उनको परेशान कर रही है। व्यक्ति के दिमाग में जो कोई बात एक बार घुस जाए वो निकलने का नाम न ले। व्यक्ति सत्य बोलने का माहिर होता है, तो ऐसी अवस्था में उसको जिसको ज्ञान नहीं देना है उसको भी सत्य बोलने के चक्कर में उसको भी ज्ञान दे देता है। कई बार माता पिता बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बताने लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, जबकि ये बात कई बार हमें परिस्थिति के हिसाब से करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी। तो इस कुंडली में सूर्य और बुध जो बैठे हैं वो सामान्यतया इस कुंडली के या गुरु और जो शनि बैठे हैं, तो सूर्य और बुध तो सामान्यतया ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे कहेंगे कि ये जो स्थिति है ये 70% तक जातक को बुद्धिमान, ज्ञान, यश, मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम आदि को करने वाला बनाएगा, लेकिन बुद्धिहीन नहीं बनाएगा। और व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने पूर्वजों की बात को स्वीकार करने वाला होगा। धर्म से जुड़ करके, परंपराओं से जुड़ करके विवाह करना, विवाह में उतरना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता के धैर्य को समझना, तो ये सब बुध और सूर्य के ही कारण होगा। पर यहां जो गुरु और शनि बैठे हैं तो लग्नेश 6वें भाव में और धनेश 6वें भाव में। इस वजह से कई बार जातक के जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त करने में थोड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब विशेषतया जब शनि की दशा आए तब, या विशेषतया जब गुरु आए तो काम रुक रुक करके होता है, या कई बार थोड़े बहुत विलंब से जाता है। बाकी ऐसे ग्रहों की स्थिति में मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, सूर्य बुध भी सामान्यतः मैंने कहा 75% तक अच्छे परिणाम करेंगे। कमजोर क्यों करेंगे 25%, इसको समझते हैं। तो सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं। ये मिथुन लग्न, धनु लग्न, कन्या लग्न और मीन लग्न की जो कुंडली होती है उसमें सप्तम भाव बाधक भाव होता है। तो सप्तम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं तो प्रेम की तरफ आकृष्ट करते हैं। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, उच्च के शुक्र है, तो ये किस मामले में 25% गड़बड़ी करेंगे, तो विवाह के मामले में व्यक्ति कई बार अपने मन का करना चाहेगा। तो क्या वो बिल्कुल अपने मन का करना चाहेगा? तो जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो उसमें उत्तर आता है कि नहीं, गुरु के साथ शनि बैठे हैं, व्यक्ति को ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। या कई बार वो व्यक्ति बाद में चल करके पश्चाताप की अग्नि में जलेगा कि ओरे मुझे मेरे माता पिता की सुन लेनी चाहिए थी। तो अगर वो प्रेम करेगा तो शुक्र के कारण और राहु के कारण, और सप्तमे पंचम में बैठे हैं इस वजह से। लेकिन अगर वो उसमें न्याय करेगा, माता पिता क्या चेहरा देखेगा, उनके संस्कारों को याद करेगा, उनकी बुनियादी जो शिक्षा उन्होंने दी है अगर वो याद करेगा, पुराणों की बात समझेगा, ग्रंथों की बात सुनेगा, धर्म का आचरण करने वाला होगा, तो वो गुरु और शनि के कारण होगा। युति में यहाँ मंगल केतु बहुत अच्छे, शुक्र बहुत अच्छे, सूर्य बुध बहुत बढ़िया, गुरु और शनि सामान्यतया धन से संबंधित समस्याएं देने वाले बनेंगे। नवांश कुंडली में भी जो ग्रह स्थिति बैठी है वहां पे शुक्र का उच्च भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि केंद्र के चारों ही घर भरे पड़े हैं और ये बहुत उत्तम होता है। मतलब नवांश कुंडली में भी
या लग्न चक्र में भी अगर केंद्र के देखें तो यहाँ पे भी ग्रह है, यहाँ भी ग्रह है, दो ग्रह केंद्र में है। तो कौन बैठा? जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह केंद्र में बैठा। और चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च के दिग्बली ग्रह सबसे ज्यादा सर्वाधिक सुखी बनाता है। सूर्य बुध बहुत बढ़िया त्रिकोण भरा हुआ है। नवांश कुंडली के लग्न में ग्रह, चतुर्थ में ग्रह, सप्तम में ग्रह, दशम में ग्रह, इससे बढ़िया कुछ और होता नहीं है। यहाँ के नवम भाव के स्वामी यहाँ स्वग्रही लक्ष्मी संपन्न योग बन गया। यहाँ के लग्नेश जन्म कुंडली में शनि के साथ लग्न और धन का संबंध एक साथ। यहाँ के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ। शुक्र चतुर्थ भाव, मानसिक सुख, सांसारिक सुख, आध्यात्मिक सुख, मोक्ष की गति, इन सभी चीजों को जातक को देने वाला बना रहे हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे, करियर को ही समझते हैं। दशमांसा चक्र जो बना है वो कन्या का बना है। यहाँ के दशम स्थान के अधिपति यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और लग्न के अधिपति होकर के बुध चतुर्थ स्थान में। और यहाँ के जो स्वामी बन रहे हैं वो देखिए उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला होगा और अपने पिता से ज्यादा संपत्ति अर्जित करेगा। किसी भी तरीके से उसको ऋण लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। वो निश्चित रूप से निर्बाध गति से बहुत ही उच्चतम गति को प्राप्त करता है। और मैं ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूं क्योंकि यहाँ उच्च के गुरु बैठे हैं। यहाँ के लग्नेश, यहाँ दशमांसा चक्र में उच्च के, यहाँ के लग्नेश लग्न को देख रहे हैं। लग्नेश की स्थिति यहाँ भी ठीक है, सामान्यतया यहाँ और ज्यादा अच्छी हो जा रही है। और दशमांसा चक्र में तो कहना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी है, चतुर्थ के स्वामी है, उच्च के बैठे हैं। मंगल उच्च के, शुक्र मित्र की राशि में, सूर्य लग्न में किसी भी तरीके से कमजोर नहीं। यहाँ पे बुध, शनि और सूर्य जो केंद्र में बैठे हैं। तो जरा ध्यान देखें तो व्यक्ति का करियर कैसा है। तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए बुध, शनि और सूर्य, जिसमें से दो केंद्र और त्रिकोण के ग्रह, केंद्र के अधिपति बुध केंद्र में, त्रिकोण के अधिपति शनि केंद्र में। तो ये दोनों ही स्थितियां जातक के जीवन को, मतलब शनि की दशा करियर, कारोबार, व्यापार, बुध की दशा व्यक्तित्व, आचरण, काम में मन लगना, और गुरु की दशा कार्य में ऊंची सफलता देने वाली बनेगी। मतलब ये एक बात तो पक्की है कि जातक की कुंडली एकदम बैलेंस्ड है और इसमें जो ऊंचाइयां जातक प्राप्त करेगा वो सिर्फ इन ग्रहों के कारण, क्योंकि यहाँ पे केंद्र के चारों घर, ये बहुत अच्छा होता है। और सबसे जो भारी सिद्धांत है कि वर्गोत्तम ग्रह, ये आचार्य बाराहमीर का बड़ा ही अच्छा सिद्धांत था जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रह केंद्र में बैठे हो, केंद्र भरा हो, या कुंडली वर्गोत्तम लग्न की हो, या तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो, है ना। अब बात करते हैं एक एक ग्रहों की स्थितियों को कि वो अपनी दशा काल में कैसा परिणाम देंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य। सूर्य यहाँ के नवम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में उच्च के बैठे हैं, संततिवान बना रहे हैं। यहाँ 1 नंबर की राशि में और यहाँ बैठे हैं 5 नंबर की राशि में। इसका अर्थ होगा कि सूर्य की दशा में जातक को मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन, लक्ष्मी की प्राप्ति, साथ ही साथ आत्मविश्वास की प्राप्ति के साथ धन, मान, प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि लग्न कुंडली में सूर्य बलवान है, शुक्र बलवान है क्योंकि सूर्य भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो कम से कम दाम्पत्य अच्छा रहता है। विदेश में परमानेंट सेटल होने का योग बना है, दूसरे देश में भी जाने का योग इस कुंडली में बना है। जहां रहे हैं उससे ज्यादा धन कमाने के लिए, करियर के लिए अगर आप चाहें तो इस कुंडली के हिसाब से पूरब और उत्तर दिशा में जा सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली के हिसाब से दक्षिण और पूर्व दिशा में भी जा सकते हैं। पूरब और उत्तर सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आश्लेषा नक्षत्र में सदैव कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां जातकों को परेशान करती हैं, जैसे चमड़ी का रोग हो जाए, हड्डी का रोग हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या हो जाए, श्वसन तंत्र परेशान करे, है ना, व्यक्ति स्वप्न में डर जाता है और वाणी अटकती अटकती सी रहती है। तो ये सारी समस्या आश्लेषा नक्षत्र के कारण है। ये वस्तुतः मूल नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्र है। इस वजह से अगर सर्वाइव कर गए आरंभ में, कोई भी काम करेंगे तो आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी परेशानी समाप्त होगी और व्यक्ति सफलता के मार्ग को प्राप्त करता जाता है। चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी बहुत माता को रोगी बना सकती है। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा में जातक को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, सास के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, ससुराल के लोगों के स्वास्थ्य में परेशानी चंद्रमा की दशा में आती है। मंगल लग्न कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे थे, बुद्धिमान और यशस्वी बना रहे थे। मंगल बैठे हैं 4 अंश के मूल नक्षत्र में और नवांश कुंडली में वो वृष राशि में बैठे हैं। मंगल की दशा में भी कभी कभी व्यक्ति को अतिरिक्त व्यय और छोटी मोटी परेशानियों से देखूंगा। हालांकि मंगल
अपने दशा काल में कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया देते हैं, कारोबार में सफलता देते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं और कन्विंसिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। मतलब मंगल की दशा जातक के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों को देने वाली बन सकती है। मंगल नवांश कुंडली में 10 अंश के रोहिणी नक्षत्र में फिर भी व्यक्ति के पास वो तीव्रता, वो बुद्धिमत्ता रहेगी। मतलब वो बिल्कुल ही डंप करने वाला नहीं होगा, उसमें भी उसके पास एनर्जी रहती है कि वो अपना जो यश है, अपना जो निर्णय है वो सही और मजबूत ले लेता है। खास करके मंगल अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हो तो व्यक्ति का निर्णय गलत नहीं होता है। आप इस पे विश्वास करिए, इसको प्रेम करिए और इससे किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन अपने साथ मत रखिए। व्यक्ति एमबीए करे, बैंकिंग करे, फाइनेंस करे, ऐसे क्षेत्रों में ऊंची सफलता अर्जित कर लेता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना हो, यश, प्रतिष्ठा, ज्ञान, तर्क, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, ये वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली के सूर्य बुध पंचम भाव में होते हैं। ये थोड़े लालची भी होते हैं और किसी भी तरीके से सबका कंसंट्रेशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और काफी हद तक ये उसमें सफल भी होते देखे गए हैं। ये काम करते हैं बहुत बड़ी संस्था को मैनेज करने का, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने बल के आधार पर, ज्ञान और बुद्धि के बल पे दूसरों को उसकी समस्या के हल तक पहुंचाना। जैसे जो फौजदारी हो जाए, कानून से संबंधित हो जाए, मैनेज करना हो जाए, या किसी को पढ़ाना हो जाए, अपने बुद्धि के बल पे किसी को उसकी समस्या का, जैसे मैंने कहा, ये सब चीजें ये सूर्य बुध वाले करते देखे गए हैं। धनु लग्न वाले महान राजनीतिज्ञ हो जाते हैं, मंत्री पद तक इन्हें स्वीकार हो जाता है, राष्ट्रपति तक बन जाते हैं, यशस्वी होते हैं, धार्मिक होते हैं, दान करने वाले होते हैं। ये सब इनकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, होते हैं नहीं, ये होंगे। बुध जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 25 अंश के भरणी नक्षत्र में शुक्र दिग्बली अगर नहीं होते तो बुध का प्रभाव कमजोर होता है। नवांश कुंडली में वो आपकी कुंडली को बुध की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है और खास करके वात पित्त कफ गड़बड़ हो सकता है। तो मतलब बुध की दशा में हमें बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और कारोबार को कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। मतलब बुध की दशा में हमें अपने आप को, मन को शांत, बुद्धि को शांत, वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में 6वें भाव में वृष राशि में परिवर्तन शुक्र और गुरु का बहुत अच्छा, रोहिणी नक्षत्र में 19 अंश के नवांश कुंडली में वो आपको धन देने वाले ग्रह बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा जब कभी भी आए, महादशा अंतर प्रत्यंतर कभी भी धन, प्रतिष्ठा, सुख, संतान, भवन और विवाह, ये सब चीजें गुरु की दशा में होंगी और करना ठीक रहेगा। शुक्रदेव जन्म कुंडली में दिग्बली 9 अंश 37 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिस स्थिति में वो बैठे हैं उसके आधार पर शनिदेव भी ठीक बैठे हैं और मैं समझता हूं कि एकमात्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुक्र वर्ग उत्तम हो गए तो आपके जीवन के समस्त इच्छाओं की पूर्ति वो करवा ही देते हैं। नवांश कुंडली में वो नीच के हो जा रहे हैं पर फिर भी दाम्पत्य का सुख तो भरपूर मिल जाएगा। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर होता देख रहा हूं। कारोबार में कोई भी कानून कोर्ट केस का कोई मामला आपको परेशान कभी भी नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दशमांशा चक्र में शुक्र जो है वो उच्चाभिलाषी हैं, शनि धन का योग लगा रहे हैं, लग्नेश जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हों तो बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति अपने कारोबार से संतुष्ट रहता है। ये मैंने शुक्र के बारे में बात कही थी। शनिदेव जो है वो लग्न कुंडली में मित्र की राशि में और लग्नेश के साथ धन और ऋण का योग बनता है। मतलब शनि की दशा में धन से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि शनि की दशा में जातक लाभ को प्राप्त करेगा, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। शनि की दशा में एक चीज और देखिए, यहाँ पे शनि 2 नंबर में बैठे हैं, यहाँ पे 12 नंबर में, तो इसका अर्थ है कि ये लाभ में गए और दशमांशा चक्र में 12 नंबर में आ रहे हैं पंचमेश होकर के। इसका अर्थ होगा कि ये भी शनि की दशा जातक के जीवन को लाभ और आक्रामक रवैया अपनाना, अनुशासित होकर के अपने अंडर में लोगों को रखना और उनसे काम करवाना, ऐसा कराते हैं। राहु जन्म कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका में होंगे। मंगल, राहु, चंद्रमा इस कुंडली में और मंगल कभी कभी कष्ट देने वाले ग्रह की स्थिति में व्यक्ति को लेके जा रहे हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 3 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ और पीला रहेगा। विवाह करने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में मीन राशि मीन लग्न और साथ ही साथ मकर राशि मकर लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न और कर्क राशि कर्क लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। दिशा उत्तर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। विवाह की दिशा 2028 के अगस्त के बाद कभी भी विवाह किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी शुभ कार्य करना हो आपकी कुंडली के आधार पर आप सूर्य की दशा में, शुक्र की दशा में और मंगल की दशा के साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम देखे जा रहे हैं। होरा चक्र के आधार पर जो आपकी कुंडली बनी है उसके आधार पर गारंटी है सूर्य, शनि, शुक्र और बुध की दशा आपको निश्चित रूप से धन देने वाली बनेगी, जबकि चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु और केतु थोड़ा बहुत कष्ट अपनी दशाओं में देंगे, जैसे मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य में अवरोध, पीलिया, जॉन्डिस
और उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, इस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं। आप भाग्यशाली हैं, कभी कभी शनि की दशा में भाग्य में अवरोध प्राप्त होगा। वैसे भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में आपके पिता के आशीर्वाद से मिलेगा। माता आपको अनुशासित रखना चाहती हैं और काफी ख्याल रखना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में प्रेम दोनों का थोड़ा कम है, इस वजह से आप हमेशा अपने जन्म स्थान से दूर ही रहते हुए देखे जाएंगे। संतति का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। संतति आपसे ज्यादा, मतलब ये जिनकी कुंडली है इनकी संतति और भी ज्यादा बुद्धिमान और तार्किक होगी और आधुनिक होगी। क्लियर है? इस कुंडली के आधार पर नक्षत्र की अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी शुभ नक्षत्र जो जिसमें आप कोई काम कर सकते हैं उसमें रोहिणी रहेगा, मृगशीरा रहेगा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्विनी, भरणी और इसके अतिरिक्त उत्तरा भाद्रपद। कोई भी काम करना हो इस नक्षत्र में आप कोई काम कर सकते हैं। साथ ही साथ दान करना हो आश्लेषा नक्षत्र में दान करिए। क्लियर है? अब क्या बताऊं, इस कुंडली में अभी शुक्र की दशा चल रही है, तो जितनी ज्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विवाह के बाद तक कम से कम अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना हो सके बजट बना करके व्यय करने की आवश्यकता है। शुक्र की दशा में बिगड़ने के बड़े चांस होते हैं, इस वजह से सावधान। और कम से कम ये आपको सावधानी, अभी बिगड़ने का चांस 2031 के जून तक है। मतलब हम अभी अपनी मित्रता, अपनी शत्रुता, अपना फैशन, अपना ट्रेंड, अपनी सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज करेंगे और बहुत ज्यादा पिता के ऊपर अपने आप को भारित नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये कुंडली पिता के लिए बहुत भाग्यशाली है। दशम स्थान के अधिपति पंचम में बहुत बढ़िया देते हैं, इससे बढ़िया कोई राजयोग होता ही नहीं है। और मैं इस पे 1000% कहता हूं कि ये कुंडली निश्चित रूप से सफल होगी, मेरी गारंटी है। मैं क्या ही गारंटी दूंगा, ग्रह की गारंटी है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।